हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। और आज आप यूं बोल लो तो ये करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है जो काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है। ठीक है, हॉट टॉपिक बना हुआ है करंट अफेयर्स का। और ऐसे भी नॉर्मल आपका पॉलिटी में काम आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों पर्पस आपके सॉल्व हो जाएंगे आज के इस टॉपिक से। इसीलिए मैं लिखा हूँ यहाँ पे इंडियन पॉलिटी और लद्दाख स्टेटहुड डिमांड। ओके, स्टेटहुड मतलब जो राज्य होता है ना, राज्य का डिमांड मतलब मांग ना। जो लद्दाख है आपको पता है कि आर्टिकल 370 है ना, और 35A हटने के बाद, दोनों कश्मीर से हटने के बाद, क्योंकि लद्दाख भी उस समय क्या था, JNK का पार्ट था, है ना, जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट था। उस टाइम पे दोनों हटने के बाद फिर दो यूनियन टेरिटरी बनाया गया, है ना। एक में आपका हो गया JNK, जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा अपना लद्दाख, राइट। उसके बाद से ही ये डिमांड उठने लगा कि लद्दाख को पूर्ण राज्य की जो डिमांड है वो कैसे फुलफिल किया जाए। और, और ऐसा जो है क्यों वहाँ मतलब ऐसा डिमांड किया जा रहा है ना। तो ऐसा अगर होगा तो जितने भी यूनियन टेरिटरी है ना, जितने भी आपके केंद्र शासित राज्य हैं, वो सबको ही डिमांड करेगा। लेकिन ये थोड़ा स्पेशल केस है लद्दाख के केस में, ठीक है, वो आपको बताऊंगा। तो इससे आपको ये करंट अफेयर्स वाला भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और पॉलिटी का जो बेसिक जो संविधान है, जो है ना, जहाँ से आप संविधान पढ़ते हो, आर्टिकल 1 to 4, है ना, स्टार्टिंग का जो आर्टिकल 1 से 4 ये भी कवर हो जाएगा। प्लस आपका जो 6th शेड्यूल है ना, अनुसूची जिसको बोलते हैं, छठी अनुसूची, अनुसूची, उसके बारे में भी आपको यहाँ से काफी देखने को मिलेगा, राइट। तो इस वीडियो देखने के बाद आपका 1 से 4 आर्टिकल नंबर जो अनुच्छेद है पूरा क्लियर हो जाएगा कि ऐसे थियरी तो पढ़ते हो, आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 4 क्या है ना। बट आपको डिटेल्स में प्रैक्टिकल नहीं पता होता है इसका, प्रैक्टिकल की कहाँ पे इसका यूज होता है। चलिए मैं अभी आपसे पूछ लेता हूँ, इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट करना अभी, है ना। पूरा वीडियो को मत देखना, अभी यहीं पे रुक के कमेंट करना आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में क्या डिफरेंस है, वो आप लोगों में से बहुत को पता होगा, बहुत को पता नहीं होगा। वही होता है कि जब थ्योरी पढ़ते हो और प्रैक्टिकल चीज़ों को समझते हो तो डिफरेंस आ जाता है, राइट। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आर्टिकल 2 और 3 में क्या डिफरेंस, क्लियर। और आपका 6th शेड्यूल में बता दिया कि 6th शेड्यूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। अगर ये स्टेट की डिमांड कर रहा है तो कौन कौन सा हमारा संविधानिक प्रोविजन है ना, कानूनी रूप से कुछ संविधान के रूप में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आर्टिकल अलाउ करती है ना, तो किसी भी राज्य का फॉर्मेशन, राज्य का निर्माण में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल आपको अलाउ करता है, राइट। ये सब हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम 6th शेड्यूल की बात करेंगे, ठीक है। तो लद्दाख जो है दो चीज का मांग कर रहा है, एक तो है कि 6th शेड्यूल में मुझे डालो, है ना। तो लद्दाख तो एक तो है कि पूर्ण राज्य मतलब देना ही देना है ना, उन लोगों को डिमांड है, ठीक है, कि मुझे मतलब हमें लद्दाख वालों को कहना है कि हमें एक पूरा फुल फ्लेज स्टेटहुड चाहिए, है ना, फुल फ्लेज स्टेटहुड मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा, साथ में 6th शेड्यूल में हमको डालो, मतलब लद्दाख को 6th शेड्यूल में उनको चाहिए, राइट। तो चल सबसे पहले हम 6th शेड्यूल समझ लेते हैं कि जो 6th शेड्यूल है ना, 6th शेड्यूल ये क्या कहता है। तो जो शेड्यूल है, जो छठी अनुसूची है, ये क्या कहता है, तो देखिए, ये जो अनुसूची है 6th शेड्यूल, आपको बेसिकली अभी फिलहाल अगर देखोगे तो ये चार जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ये वाला देखोगे तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है जिसमें से चार स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एक कॉन्सेप्ट आता है दोस्त यहाँ पे, है ना। जब 6th शेड्यूल की बात करते हो
तो एक कॉन्सेप्ट आता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्या? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। एक वो आता है नॉर्मल काउंसिल, है ना, जिसको हम आगे में बताया हूँ, यहाँ पे देखना। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बताया, और है ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल, है ना, जो रीजनल काउंसिल होता है। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करो, जब भी सिक्स शेड्यूल की बात करते हो, है ना, तो सबसे पहले आपका दिमाग फिलहाल जाना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में चार ऐसे राज्य हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सिक्स शेड्यूल में कौन सा स्टेट, है ना, और वहाँ पे किस टाइप का काउंसिल है। तो आपको तो ये याद रखना है कि ये जो तीन है, पहला आसाम, मेघालय, मिजोरम, तीनों में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। ठीक है, और मिजोरम में मिजो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ना। यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं है, मिजो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। और उसमें से भी आसाम में कौन कौन सा एरिया पे, स्पेसिफिक एरिया पे जो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को मतलब वहाँ पे अप्लाई किया गया है ना, अप्लाई किया गया है ना, जिसमें आपका है कार्बी एनालॉग एंड नॉर्थ कोचर हिल्स रीजन। मेघालय में खासी, जंटिया, गारो हिल्स, और त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज। ठीक है, यहाँ से इस एरिया में ये सब काउंसिल को बनाया गया है। तो इस काउंसिल को बनाने का फायदा क्या होता है, क्यों चाहिए, है ना। और सबसे पहली बात है कि सिर्फ इसी जो चार आपको राज्य दिख रहे हैं, सिक्स मतलब जो शेड्यूल है, सिक्स शेड्यूल, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चार राज्यों में क्यों है, इसका कारण ये है, चार राज्यों में क्या होता है ना, स्पेशल प्रोविजन दिया गया है ना, किस लिए? सेफगार्ड एंड प्रोमोट द ऑटोनॉमी एंड कल्चर आइडेंटिटी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। आप याद रखना हमेशा, ये किस ट्राइबल में भी, मतलब ट्राइबल में भी, मतलब ट्राइबल के लिए ही है। तो हो सके झारखंड भी आपका क्या है, एक ट्राइबल, है ना, मेजोरिटी स्टेट है ना, ट्राइबल मेजोरिटी स्टेट है। तो हो सके कि फ्यूचर में झारखंड भी डिमांड कर दे इस चीज के लिए, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए, है ना, ऑटोनोमस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मतलब सीधे सीधे बात किया जाए तो झारखंड भी डिमांड कर सकता है सिक्स शेड्यूल के लिए। तो सिक्स शेड्यूल से रिलेटेड आपके जितने भी चीजें हैं, आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि झारखंड भी आपका ट्राइबल मतलब जनजातीय बहुल क्षेत्र है। तो सिक्स शेड्यूल ऐसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। ठीक है, कितना चीज क्लियर हो गया कि जहां से भी आपका ट्राइबल है, जनजातीय है ना, तो उन लोगों की जो आपका कल्चर है ना, आदिवासी का जो कल्चर है, उसका आइडेंटिटी है, उसको सेफगार्ड करने के लिए, है ना, सेफगार्ड करने के लिए आपने अभी न्यूज, अपने काफी, अगर झारखंड से बिलोंग करते हो, ऑब्वियसली अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्टली मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप झारखंड से ही हो। आपने देख, अभी न्यूज चल रहा है कि झारखंड में ट्राइबल का भी पॉलिटिकल अभी एक कंट्रोवर्सी छिड़ा हुआ है ना। ट्राइबल का पॉपुलेशन कम हो रहा है ना, ट्राइबल का पॉपुलेशन घट रहा है। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि बांग्लादेश का, है ना, ये हो गया इमिग्रेशन, या तो माइग्रेशन हो रहा है ना, माइग्रेशन हो रहा है, मतलब घुसपैठी हो रहा है झारखंड में, और ट्राइबल को कन्वर्ट किया जा रहा है मुस्लिम में, ऐसा बोला जा रहा है। कितना सच्चाई है, कितना है, वो तो डिपेंड करता है, बट फिलहाल आप ये जान लो कि, तो अगर आप यहाँ से इस केस में क्या होगा, अगर मान के चलिए कि थोड़ी देर के लिए ये इंसिडेंट सही है, ट्रू है, कि ट्राइबल का पॉपुलेशन घट रहा है ना, दे आर माइग्रेटिंग और दे आर कन्वर्टिंग देयर रिलीजन टू मुस्लिम, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एन इंस्टेंस जस्ट कंसिडर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्राइबल का कल्चर है, कल्चर का जो आइडेंटिटी है, वो लॉस हो रहा है। तो इसी टाइप का लॉस को बचाने के लिए सेफगार्ड दिया जाता है, संवैधानिक प्रावधान है ना, संविधान में प्रावधान है कि अगर ऐसा कुछ होता है ना, ट्राइबल का अगर कोई लगता है कि वहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड मतलब क्या, प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है ना। स्पेशल प्रोविजन का मतलब आपका बेसिकली विशेष प्रावधान है संविधान में कि आप ऐसे कर सकते हो, है ना, और वो आर्टिकल 244, है ना, और स्पेसिफिक बात करें तो शायद 240
254 क्लॉज 2 पे है, ठीक है, क्लॉज 2 पे है। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया कि अगर सिक्स शेड्यूल की बात किया जाए, सिंपल सा बात याद रखना कि जो ट्राइबल का कल्चर आइडेंटिटी है ना, और जहाँ पे भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको सेफगार्ड करने के लिए आर्टिकल 244 में भारतीय संविधान में उसका प्रावधान है, उसको एक सेफगार्ड प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। और फिलहाल कहाँ कहाँ पे है ये भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक कुछ रह नहीं गया ना, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ सिक्स शेड्यूल, अब मतलब विशेषता क्या है ना, क्या ऐसा है सिक्स शेड्यूल में। मैंने आपको बता दिया कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वायत्त जिला परिषद, है ना। जिसमें से क्या होता है, अगर आपको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किसी भी ट्राइबल एरिया, है ना, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा राज्य कोई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, आप नाम से ही लग रहा है कि डेफिनेटली किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा या तो किसी एरिया को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीजनल भी लिखा हुआ है ना, या तो रीजनल किसी रीजन को दिया जाएगा या तो किसी डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा। कौन सा? ऑटोनोमस आपका पावर। इसका क्या क्या पावर हो सकता है ना। अगर मान के चलिए झारखंड का फॉर एग्जांपल कोई सा भी स्टेट ले लो, फॉर एग्जांपल झारखंड का सिमडेगा, ठीक है, सिमडेगा, सिमडेगा वाला को मिल गया ऑटोनोमस ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, फॉर एग्जांपल, है ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसका मतलब जो सिमडेगा वाला एरिया है वो सिक्स शेड्यूल में इंसर्ट हो गया, है ना, दर्ज हो गया। तो उसको क्या मिलेगा, सिमडेगा को अलग जो मतलब जिला है झारखंड के, फॉर एग्जांपल अलग जिला में से ये क्या स्पेशलिटी इसमें रहेगा, उसको रहेगा कि लेजिस्लेटिव, मतलब उसके पास अपना खुद का विधायिका होगा, है ना, खुद कानून बना सकता है, एग्जीक्यूटिव होगा, और यहाँ तक कि जुडिशियल पावर भी रहेगा, मतलब आपका न्यायिक शक्तियाँ भी रहेगा। इसका मतलब जो एक प्रॉपर जो गवर्नमेंट चलती है ना, गवर्नमेंट में क्या होता है, तीन चीजें होता है, तीन चीज पे होता है गवर्नमेंट। एक आपका होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, है ना। लेजिस्लेटिव मतलब ये विधायक या विधायिका जो बोलते हो आप, है ना, जहाँ पे कानून बनता है। एग्जीक्यूटिव मतलब आपकी ये बोलते हो उसको कार्यपालिका, है ना, कार्यपालिका। और जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका, तीन चीज बोलते हो आप। और यही तीन चीज अगर किसी जिला को दिया जाता है, किसी क्षेत्र को दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उस जिला में भी आपका सिमिलरली, जैसे स्टेट में गवर्नमेंट चल रही है, या तो आपका सेंटर पे गवर्नमेंट चल रही है, यही तीन आपका होता है ना, कंपोनेंट। सिमिलरली किसी जिला को अगर आपको दे दिया जाए लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, मतलब विधायिका, कार्यपालिका, मतलब ये आपका, हाँ, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों शक्तियां अगर दे दिया जाए किसी जिला पे, है ना, तो सोचिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास कानून रहेगा, उसके पास न्यायिक शक्तियां रहेगा। लेकिन किस किस चीज में, हर चीज में आपको नहीं देगा, है ना, उसका लोकल कुछ भी चीजें हो सकता है ना, लोकल स्थानीय मामले जितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई अगर लैंड है, जमीन, भूमि से रिलेटेड, जंगल से रिलेटेड, और आपका कल्चर से मतलब उसका जैसे आपका जो कल्चर है, संस्कृति है ना, संस्कृति से रिलेटेड अगर कुछ, जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे पिछला स्लाइड पे, कि सेफगार्ड किसके लिए, कल्चरल आइडेंटिटी के लिए, अगर ऐसा कुछ इश्यू होता है, ऐसा कुछ इश्यू है, तो अगर किसी जिला को, फॉर एग्जांपल सिमडेगा का हमने लिया, तो ये सबसे पहले सिमडेगा को 244 के तहत, आर्टिकल 242 के तहत इसको सिक्स शेड्यूल में आपको डाला जाएगा सिमडेगा को, और ये सब पावर आपको दिया जाएगा, है ना। अगर पावर मिल जाता है तो फिर ये सब उसका जो लोकल मामले हैं अपना, है ना, स्थानीय मामले इंक्लूडिंग लैंड, फॉरेस्ट और कल्चर प्रोटेक्शन, इससे रिलेटेड क्या कर सकता है वो, कानून बना सकता है ना, और उसका न्यायिक सकता है इससे रिलेटेड। क्लियर? और ये सब चीज देखभाल कौन करेगा, है ना, अगर मान के चलिए काउंसिल बनेगा, तो काउंसिल में भी जैसे कि गवर्नमेंट यहाँ पे बन रहा है, तो गवर्नमेंट में भी मेंबर्स होते हैं, है ना, मेंबर्स होते हैं विधायिका में, और मेंबर्स को अपॉइंटमेंट कौन देता है, अगर मान के चलिए कोई राज्य है तो गवर्नर करता है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेंटर पे प्रेसिडेंट करता है। तो इस जैसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, डेफिनेटली, है ना, किसी स्टेट का पार्ट होगा, स्टेट का पार्ट है, कौन करेगा वो सब, राज्यपाल करेगा, कौन, गवर्नर।
द गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज द ऑथोरिटी टू अपॉइंट द चेयरमैन, है ना। अगर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है तो उस काउंसिल का कोई चेयरमैन होगा और कुछ मेंबर्स होंगे, है ना। एंश्योरिंग बैलेंस बिटवीन लोकल ऑटोनॉमी एंड द स्टेट, है ना। अब दोनों के बीच में, क्योंकि एक तरह से आप ऐसा सोच लो ना, 3 टायर पढ़ते हो ना, पंचायती राज, है ना, पंचायती राज पढ़ते हो तो सेंटर स्टेट, है ना, फिर बीच में पंचायती राज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, है ना, लोकल गवर्नमेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो गया, एक लेवल का एक तरह से लोकल गवर्नमेंट ही हो गया, है ना। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन गया है, वहाँ पे भी आपका चेयरमैन बैठा रहेगा और कुछ मेंबर होंगे। तो ये सब सारा प्रोसेस याद रखना आर्टिकल नंबर 244 के तहत, है ना। और क्लॉज 2 आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। और कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा स्टेट, है ना, फिलहाल नॉर्थ ईस्ट में है। तो यही 6 शेड्यूल का डिमांड कौन कर रहा है, लद्दाख। समझ में आ गया कि 6 शेड्यूल का इम्पोर्टेंस क्या है ना। 6 शेड्यूल का इम्पोर्टेंस क्या है, एक तो ये चीज हो गया। अब संविधान में 6 शेड्यूल तो दिया हुआ है, उसके अलावा जो हम स्टेट जो है, अब नया स्टेट बनाने का 2 डिमांड था, पहला डिमांड हमने देख लिया, सेकंड डिमांड देखते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया, है ना। किसी मतलब राज्य को अगर भारत में बनाना है, गठन करना है, भारत में राज्यों का गठन कैसे होता है, वो कैसे, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना, क्या संवैधानिक मतलब प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल प्रोविजन, है ना, प्रोविजन, संवैधानिक दर्जा क्या है, ठीक। मान के चलिए ये आप बेसिकली किसके अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय का आता है, गृह मंत्रालय, बट मैटर गृह मंत्रालय का है, बट ऐसा कुछ है तो आपका क्या होना चाहिए, है ना, पार्लियामेंट का अप्रूवल होना चाहिए, हाँ, पार्लियामेंट का अप्रूवल होना चाहिए, पार्लियामेंट प्लस डेफिनेटली प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होना चाहिए, राइट। ये सब तो आप लोग जानते हो। तो अगर कोई स्टेट बनता है तो आपको पता है कि 1 to 4 इसका प्रावधान है, आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4 तक है। आर्टिकल एक क्या कहता है ना, आर्टिकल ये कहता है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। यूनियन, यूनियन किसको बोलते हैं, यूनियन का मतलब होता है संघ, है ना। और भारत को क्या बोला जाता है, राज्यों का संघ, वही बोला जाता है ना। संघ का नाम और क्षेत्र इसी को बोला जाता है ना। यहाँ पे देखो राज्यों का संघ लिखा हुआ है ना, राज्यों का एक संघ मीन्स, देखो, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया जो होगा राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा, है ना, यूनियन ऑफ स्टेट, एंड डिफाइन इट्स टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, क्षेत्र या तो आप एरिया बोल लो, एरिया, फॉर एग्जांपल झारखंड है ना, झारखंड है, ऐसा मैं आपको झारखंड को मान के चलो ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। अब झारखंड का क्या है, ये टेरिटरी है, क्षेत्र है। अब झारखंड का क्षेत्र कितना बड़ा होगा, क्या नहीं होगा, है ना, और झारखंड का नाम झारखंड होगा या क्या होगा, वो सब कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 1। इसका मतलब आर्टिकल नंबर 1 बोलता है या तो एक तो नाम होगा और उसका टेरिटरी होगा, मतलब क्षेत्र होगा, है ना। नाम में झारखंड आ गया और क्षेत्र में ये सब एरिया आ गया। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो कहाँ पे आपका आएगा, आर्टिकल नंबर 1 में आएगा, ठीक है। और ये, और झारखंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि इतना करने के बाद ये क्या होगा, भारत का पार्ट हो जाएगा, है ना। मतलब राज्यों का संघ झारखंड है, राज्य मतलब झारखंड है, भारत संघ यूनियन ऑफ स्टेट ऑटोमेटिकली बाय आर्टिकल 1 ये आ जाएगा। इतना समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल नंबर 1 में क्या कहता है कि, है ना, इंडिया विल बी यूनियन ऑफ स्टेट एंड डिफाइंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए मैं आपसे पूछा था कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों एक जैसा है ना, बट थोड़ा सा डिफरेंस है ना, थोड़ा सा क्या बड़ा डिफरेंस है, बट लोगों को क्लियर नहीं हो पाता है ना कि कौन सा आर्टिकल 2 में आता है, कौन सा आर्टिकल 3 में। हम जो एक्चुअल डिफरेंस है ना, अगर मैं एग्जांपल आपसे पूछ लूं, है ना, एग्जांपल की बताओ 2 और अभी इसको हटाओ, है ना,
एग्जाम्पल 2, आई मीन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 का आप एग्जाम्पल दो कमेंट में, है ना, कमेंट सेक्शन पे, कि आर्टिकल 2 के तहत कौन सा राज्य बना है और आर्टिकल 3 के तहत कौन सा राज्य बना है। ठीक है, अगर ये डिफरेंस अभी नहीं पता है तो ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 2 ये कहता है कि एडमिशन, एडमिशन का मतलब क्या होता है, आप नाम से सोचो, एडमिशन का मतलब क्या होता है, प्रवेश। ठीक है, या तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है, स्थापना। ठीक है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। एडमिशन मतलब प्रवेश, है ना, मान के चलिए कहीं पे प्रवेश करना मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल ये आपका बाउंड्री है ना, कहीं से आप प्रवेश किए कर रहे हो, है ना, एडमिशन कर रहे हो, प्रवेश कर रहे हो, इसका मतलब अभी तक अभी इसका पार्ट नहीं हुआ, है ना, इस क्षेत्र का, इस एरिया का, फॉर एग्जाम्पल इसको इंडिया का बाउंड्री मान लेते हैं, है ना, इंडिया मान लेते हैं, तो अभी तक इंडिया का पार्ट आप नहीं हो। ठीक है, एडमिशन ले रहे हो इंडिया में, और है ना, या तो इस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापना कर रहे हो, है ना, अभी तक स्थापना आपका हुआ ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है आपको, तो है ना, वो भी केस इसमें आ जाता है। तो आपको नाम से समझ में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका, मैं बताया कि चाहे 2 हो चाहे 3 हो, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए एंड फॉलोड बाय प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो पार्लियामेंट है, संसद है, संसद आपको अप्रूवल चाहिए, है ना, कि हाँ ये स्टेट बनना चाहिए, जितने भी मेंबर्स है ना, ये आपका सिंपल मेजोरिटी का काम होता है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। आप कभी पढ़ते हो मेजोरिटी तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि क्या होता है सिंपल मेजोरिटी, क्या होता है आपका क्या बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी, है ना, तो कब टू थर्ड की जरूरत होती है, स्पेशल मेजोरिटी, है ना, कब सिंपल मेजोरिटी, वो डिपेंड करता है किस टाइप का बिल होता है। राइट, फिलहाल हम आते हैं इसमें, तो पार्लियामेंट का अप्रूवल और फॉलोड बाय, अगर पार्लियामेंट अप्रूव दे देता है तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट रिकमेंड कर ही देता है। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट इंडिया के केस में क्या होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है ना, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, ऐसा नहीं हो सकता है ना, कि आपका पार्लियामेंट का अप्रूवल आ जाए और जो आपका राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उसको डिनाई करते हैं। क्लियर, ओके। उसके बाद ये मेन पॉइंट है, अगर ये आपने समझ लिया, कंसर्न विद द एडमिशन, कंसर्न विद द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट इनटू द यूनियन, मतलब यूनियन मतलब क्या, ये नहीं पता है कि ये इंडिया है, अगर यहाँ से आपका एडमिशन हो रहा है ना, एडमिशन यहाँ बाहर से कहीं से हो रहा है, क्यों, बाहर से ही तो आप आ रहे हो, करेक्ट, बाहर से आप आ रहे हो क्योंकि आपको एडमिशन लेना है, तो उसके लिए विदाउट ए रिक्वायरमेंट टू कंसल्ट विद द एग्जिस्टिंग स्टेट, यही आपका मेन पॉइंट है। इसका मतलब समझो, मैं समझाता हूँ, मान के चलो ये एग्जांपल भी दिया हूँ, गोवा है, गोवा था बेसिकली उस टाइम पे, कब, जब 1961 में अमेंडमेंट हुआ था, 36th अमेंडमेंट, तो गोवा क्या था, गोवा आपका पुर्तगाली में था, पोर्चुगीज, है ना, पोर्चुगीज पुर्तगाली का अधीन था, है ना, उसके कब्जे में था। तो अभी क्या है, गोवा तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या ये इंडिया का पार्ट था अभी, नहीं। क्या गोवा इज ए यूनियन ऑफ स्टेट बोल सकते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया, आई मीन यूनियन ऑफ स्टेट के अंदर गोवा को मानेंगे नहीं है ना, भारत संघ, गोवा जो है भारत संघ का पार्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी पुर्तगाली के कब्जे में है। लेकिन जब 36th अमेंडमेंट हुआ तो गोवा ने इंडिया को ज्वाइन किया। राइट, इसका मतलब गोवा का एडमिशन हो गया भारत, है ना, ये इसीलिए बोल रहे हैं कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, और वहीं से आपका गोवा का नए राज्य के रूप में, है ना, नए राज्य के रूप में क्या हुआ, उसका स्थापना होता है, इसलिए बोलते हैं आइदर इस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन। तो इसके लिए क्या बोल रहा है कि कंसल्टेशन विद एग्जिस्टिंग, तब गोवा को राष्ट्रपति का कंसल्टेशन का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज, और यही इसका उल्टा होता है थर्ड, डिफरेंस इतना ही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बिल्कुल एक तरह से फ्रेश स्टेट था, है ना, गोवा क्या था, फ्रेश स्टेट था, है ना, जो आजादी, मतलब एक तरह से बोल लो कि आजाद हुआ किससे, पुर्तगाली से, है ना, तो एक तरह से आप इंडिपेंडेंट था। अब उसको बनाने के लिए, मतलब इंडिया का पार्ट बनने के लिए
अगर बनना हो तो कौन सा आर्टिकल यूज होगा? आर्टिकल नंबर 2। और आर्टिकल 3 कब यूज होगा? जैसे कि हमारा झारखंड ले लो। आ गया झारखंड, हाँ। झारखंड, तो झारखंड किसका पार्ट था? बिहार का पार्ट था ऑब्वियसली। और झारखंड अलग हुआ 2000 में। तो इस केस में कंसल्ट करेगा, इस केस में कंसल्टेशन होगा। यहाँ पे क्या लिखा था मैं? विदाउट कंसल्टेशन, है ना, कहीं पे लिखा था ना, रिक्वायर्ड फॉर कंसल्ट विद एग्जिस्टिंग, कहाँ पे? कंसर्न विद एडमिशन ऑफ स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट इनटू द रिक्वायरमेंट ऑफ, कहाँ गया? एक सेकंड, यहाँ पे नोट हुआ कहीं पे, है ना, कहीं पे लग रहा है कुछ छोटा, कंसर्न विद एडमिशन और न्यू स्टूडेंट इनटू द यूनियन ऑफ स्टेट ए रिक्वायरमेंट ऑफ कंसल्टेशन विद एग्जिस्टिंग स्टेट्स। नहीं, यहाँ पे शायद ये नॉट होगा, है ना। यहाँ पे, यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। देखो, अनलाइक टू, थ्री रिक्वायर्स दैट द प्रेसिडेंट कंसल्ट, है ना, कंसल्टेशन। यहाँ पे आपका कुछ टाइपो एरर हो गया, यहाँ पे नॉट होगा, ठीक है, सुधार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आर्टिकल 3? पहले समझो डेफिनेशन कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नया स्टेट तो बनेगा, है ना, जैसे लद्दाख की बात कर रहे हैं अभी, है ना, लद्दाख की बात कर रहे हैं, स्टेट तो बनेगा। एंड अल्टर अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, है। तो ये तीन मतलब थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है कि आपका नया स्टेट बनने के साथ साथ, है ना, एरिया में भी अगर मतलब आपका होता है कि किसी स्टेट के एरिया को बढ़ाना है, छोटाना है, मतलब छोटा करना है ना, बाउंड्रीज का, या तो नाम भी चेंज करना है, तो आपका आर्टिकल 3 में आ जाता है ना। 3 में और 2 और 3 में यही डिफरेंस है कि 2 में आप बिल्कुल फ्रेश करते हो, और गोवा जैसा था ना, गोवा जैसे ही आजाद हो गया पुर्तगाली से, अब गोवा ये भारत है। अब भारत जो है, मतलब प्रेसिडेंट, भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट गोवा से कंसल्ट नहीं करेगा, ठीक है, और एज पर आर्टिकल 2 कि डायरेक्ट इसको क्या बना देगा? यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, यूनियन ऑफ स्टेट। चाहे उसको यूटी बनाना हो या तो नॉर्मल फुल फ्लेज स्टेट बनाना, ठीक है। बट इन केस ऑफ आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 के केस में क्या करेगा प्रेसिडेंट? क्योंकि देखो, मान के चलो ये बिहार है, ये झारखंड है, ठीक है। अब किसी को तोड़ रहे हो आप, है ना, बिहार को आप दो भाग में बांट रहे हो, ठीक, बिहार को दो भाग में बांट रहे हो, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा बिहार से, ठीक है, कि आपका कुछ पार्ट हम दूसरे राज्य में शिफ्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, ये यूपी हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, ठीक है। सिमिलर केस था, ये भी आर्टिकल 3 के तहत जाएगा, और बिहार वाला भी केस आर्टिकल 3 के तहत जाएगा। तो जब आप यूपी को दो भाग में तोड़ रहे हो, है ना, एक को एग्जिस्टिंग यूपी जो पहले से था उसको रख रहे हो, दूसरा को ये वाला पार्ट बना के नया बना रहे हो टेरिटरी, है ना, यूके, तो क्या करेगा प्रेसिडेंट? यहाँ पे भी प्रेसिडेंट पहले यूपी से कंसल्ट करेगा, है ना, वहां से एक और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसल्टेशन होगा, आप मतलब कहने का मतलब है। तो झारखंड के केस में क्या हुआ? बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 पास हुआ, है ना, और पार्लियामेंट में पहुंचा दिया, पहले बिहार असेंबली से पास होगा, ठीक है। ओके, बिल इतना हो गया, देन आपका 15 नवंबर को फाइनली स्टेट मिल गया, ठीक है, आउट ऑफ बिहार। सिमिलर प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा लद्दाख के केस। अगर लद्दाख को स्टेट देना है तो बताओ आप आर्टिकल 2 के तहत जाएगा या 3 के तहत जाएगा? ना, 2 तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, लद्दाख तभी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, एग्जिस्ट करता है, तो डेफिनेटली अगर लद्दाख को स्टेटहुड देना है तो डेफिनेटली आर्टिकल 3 के तहत जाएगा। क्लियर? ये हो गया। और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में डिफरेंस समझ में आ गया? कब आपका जिस स्टेट से आप तोड़ रहे हो, है ना, या तो नया बना रहे हो, कब जरूरत पड़ती है, कब नहीं जरूरत पड़ती, मैंने आपको समझा दिया। तो आर्टिकल 1 समझ में आ गया। आर्टिकल 1 कहता है कि नाम और उसका टेरिटरी, मतलब क्षेत्र क्या होना चाहिए, है ना, एरिया कितना होना चाहिए, बाउंड्री क्या होना चाहिए, राइट। ओके, सेकंड ये कहता है कि आपका एडमिशन होगा, मतलब नया एडमिशन होगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये भी समझ में आ गया। आर्टिकल 3 कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अल्ट्रेशन, क्योंकि अल्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ से एरिया का पहले बिहार का मान के चलो, कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लो कि आपका
20,000 स्क्वायर किलोमीटर था, है ना, एग्जाम्पल। अब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर थोड़ी रहेगा, आप अल्टरेशन हो जाएगा क्योंकि ये दो भाग में स्प्लिट होगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं कि अल्टर, मतलब अब कुछ पार्ट मान के चलो यहाँ से 1500 स्क्वायर किलोमीटर जो है आपका बिहार का पार्ट रहेगा, 500 झारखंड में चला जाएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अल्टर हो गया, तो बाउंड्री होगा, हो सकता है कि रीनेम भी हो जाएगा, है ना, ये भी हो सकता है। तो आर्टिकल 3 का काम ये है। ठीक, आर्टिकल 4 क्या करता है, जो भी आपने आर्टिकल 2 के तहत किया है, आर्टिकल 3 के तहत किया है, क्या क्या आर्टिकल 2 और 3 करता है, मैंने आपको समझा दिया। तो उस चीज को जो आपने किया है, क्या वो वैलिड है नहीं है, उसको चेक करने के लिए आर्टिकल 4 है। तो आपको आर्टिकल 1 पता चल गया, है ना, आर्टिकल 2 पता चल गया, आर्टिकल 3 पता चल गया, आर्टिकल 4 पता चल गया, 6 शेड्यूल के बारे में पता चल गया, इसमें से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बता दिया, और आपका क्या बताया था, एक रीजनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, है ना, यही था, रीजनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और सॉरी ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल था ना, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल, ऑटोनोमस, ये था ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल, ठीक है, ARC ADC। और कौन कौन सा अभी फिलहाल जो एरिया है ट्राइबल का, है ना, 4 आपका नॉर्थ ईस्ट का है, वो भी आपको बता दिया। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अब लद्दाख का जो स्टेटहुड का डिमांड है, किस किस बेसिस पे वो लोग कर रहा है ना। मान के चलिए अभी यूटी है, मान के चलिए क्या अभी यूटी है ही है ना, यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखो, यूटी और डिफरेंस तो है, कैसे डिफरेंस है ना, यूटी में क्या होता है, आपके पास फुल पावर नहीं रहता, है ना, स्टेट के पास फुल पावर नहीं रहता है, सेंटर के पास पावर रहता है। ठीक, और स्टेट के पास अपना फुल कंट्रोल रहता है, फुल कंट्रोल। हाँ, आप यूँ नहीं बोल सकते कि फुल कंट्रोल, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है पॉलिटी का, वो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपका सेंटर होता है और स्टेट होता है। ठीक है, सेंटर को आपका जो पावर है, मोर पावर वेस्टेड इन सेंटर, मोर पावर, सेंटर को हम ज्यादा पावर देते हैं, और स्टेट को कंपेरेटिवली हम उसको क्या करते हैं, पावर लेस पावर देते हैं ना, लेस पावर, है ना। तो सेंटर के पावर, जो सेंटर के पास होता है, ज्यादा पावर होता है, सेंटर इज वेस्टेड विथ मोर पावर एज कंपेयर टू स्टेट, सिमिलरली। और यूटी का अगर बात करें तो डेफिनेटली और भी कम हो जाता है ना, वेरी लेस, वेरी लेस। तो इससे क्या होता है ना, अगर आपके पास कोई भी एरिया है, कोई स्टेट है, यूनियन टेरिटरी, अगर उसके पास आपके पास पावर नहीं होगा, तो क्या होता है कि आप अपना हिसाब से कानून बना नहीं पाओगे, है ना, लॉज बना नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे एडीसी के बाद बताया ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में उसके पास तीनों पावर दिया रहता था, है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी का। तो अपने हिसाब से किस किस जो लोकल मामले बता दिया कि जमीन से मामले में, राइट, उसके बाद आपको फॉरेस्ट के मामले में, फिर उसका जो आपका ट्राइबल का आइडेंटिटी है ना, कल्चर आइडेंटिटी, ट्राइबल या तो का जो कल्चर आइडेंटिटी, उससे रिलेटेड क्या कर सकता है, कानून बना सकता है, उसका उसका अपना खुद का जुडिशियल लिख सकती पावर है ना। तो वो अपने हिसाब से प्रोटेक्ट कर सकता है, बट क्या यूटी कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ईटी यूटी का पूरा पावर कंट्रोल किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पूरा फोकस कर पाएगा उसका डेवलपमेंट के लिए, ऑब्वियसली नो, है ना। तो देखिए, तो इसीलिए डिमांड क्या है, सबसे पहले बताया कि दो तीन डिमांड है उसका। पहला कि यूनियन टेरिटरी को फुल फ्लेज दो, है ना, गिविंग मोर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, मैंने आपको बताया। तो आप पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस देते हो तभी तो आप, जैसे कि इस केस में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, आप अपने हिसाब से कानून बना सकते हो, है ना, और उसके आपके पास अथॉरिटी होगा डिसीजन लेने का, राइट, जब पावर होगा। तो एक रीजन जो लद्दाख के लोगों के मन में है, वहाँ के लीडर्स के मन में है कि हमें फुल फ्लेज इसलिए दिया जाए कि हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिले, सेंटर हमें कंट्रोल ना करे, राइट, और हम खुद का डिसीजन ले सके। पहला डिमांड ये था, मतलब रीजन ये है। सेकंड कि हम 6 शेड्यूल में हमें डाला जाए, बता दिया आपको। और लेह और कारगिल को जो है ना, जो आपका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली यहाँ पे
कह रहा है कि इसको भी और इसको भी संसदीय क्षेत्र घोषित किया जाए। ठीक है, मतलब 2 सांसद वहां से आपका लद्दाख से निकल के आएगा। ठीक है, लद्दाख से 2 सांसद चाहिए। ठीक है, 2 एमपी चाहिए, 2 एमपी चाहिए। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये मोटा मोटा डिमांड है लद्दाख का। ठीक, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रहा है ना, लद्दाख का जो यूटी को बनाने का रीजन और जो कमेंट है उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है सेंटर का, कि देखो कह रहा है कि आपका जो लोकेशन है लद्दाख का वो काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, और रिमोट भी है, मतलब दूर दराज है, और बॉर्डर क्योंकि चाइना के साथ लगता है और पाकिस्तान के साथ लगता है, तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि कंट्रोल हम आपको ज्यादा पावर हम नहीं दे सकते आपके पास, है ना। आपके पास जो पॉलिटिकल पावर मैंने आपको बताया है यहाँ पे, है ना, मोर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, ये सब मैं आपको नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता कि हो सके आपने कुछ ऐसा कानून बना दिया जो सॉवरेनिटी को थ्रेट करे, है ना, जो आपका सॉवरेनिटी है ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको थ्रेट हो जाए, है ना। आप समझ सकते हो मैं बात कर रहा हूँ नेशनल सिक्योरिटी वाइज, नेशनल सिक्योरिटी वाइज, नेशनल सिक्योरिटी वाइज। तो उस चलते, है ना, कि हम आपको पावर नहीं दे सकते, इसीलिए क्योंकि एक कंट्री नहीं है, दो दो आपका दोनों कंट्री ऐसा है ना, भारत का इनिमी कंट्री है, दुश्मन कंट्री है, दुश्मन देश के साथ आपका बॉर्डर लगता है, तो ऑब्वियसली हम आपको ज्यादा पावर नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हम आपको यूटी बना के रखे हैं और यूटी में ही अभी रहोगे। ठीक है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कमेंट है। Given its remote and strategically important location bordering with China and Pakistan, Ladakh is directly controlled by central government. Obviously अगर यूटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगा। ये समझ में आ गया इतना। ठीक है, और अभी एक न्यूज आया है 2-4 दिन पहले कि वहां पे 5 नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख। तो इसको मतलब कवर करने का मेरा करंट अफेयर्स जो था यही रीजन था कि लद्दाख काफी न्यूज पे है ना, लद्दाख काफी न्यूज पे है। तो एक तो यहाँ पे 5 नया जिले बन गए। ठीक है, और आपका जो स्टेटहुड का मैटर है पूर्ण राज्य का, वो तो चल ही रहा है। ठीक, उसके बाद अभी भी क्लाइमेट चेंज का भी वहाँ पे बहुत इशू चल रहा है, क्लाइमेट चेंज का, तो वो भी आपका एक अलग ही इशू बना हुआ है। इतना चीजें हो गया। तो क्या अगर जब डिस्ट्रिक्ट में कोई मतलब कोई सा भी फॉर एग्जांपल कोई यूटी है ना, यूटी में अगर मान के चलिए यहाँ से ऑलरेडी 6 डिस्ट्रिक्ट है ना, और मुझे 2-3 बनाना है, तो क्या सेंटर का कोई रोल होता है? नो। इसलिए लिखा हो कि सेंटर हैज नो रोल इन क्रिएटिंग डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि तो ये स्टेट का मैटर हो गया ना, मतलब यूनियन टेरिटरी का मैटर हो गया, या तो स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल झारखंड है, ठीक है, झारखंड है, झारखंड में मान के चलो जितने जिले हैं 22-24 जितने भी है ना, 26-30 जितने करना है ना, मान के चलो मुझे लगता है कि ये भी घटाना है ना, जनरली घटता तो नहीं है, बढ़ता है। ठीक है, तो अगर मुझे 30 करना है फॉर एग्जाम्पल, ऐसा सोचो अगर ये धनबाद है, ये धनबाद है, अब धनबाद को अलग करके कुछ एक को नाम दिया जाए ए, एक को नाम दिया जाए बी। ठीक है, अगर नाम चेंज करोगे तो यहाँ पे 2 चीज है ना, अगर धनबाद से, अगर धनबाद को धनबाद ही रहने दो, धनबाद को काट के अलग बनाओ, वो उसके लिए आपको सेंटर की परमिशन जो की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब धनबाद को अलग नाम दोगे तो फिर बहुत सारी एजेंसियां को सेंटर गवर्नमेंट को आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, या तो आप ये बोल लो कि परमिशन देना पड़ता है, क्योंकि धनबाद का नाम जहां जहां होगा फिर तो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में अपडेट करना पड़ेगा, राइट। और जो नया बन रहा है उसका तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको कहीं अपडेट करने की जरूरत नहीं है, फिर वो नोटिफाई हो जाएगा तो हर जगह पे अपडेट हो जाएगा। क्लियर। तो स्टेट मतलब जो स्टेट के केस में अगर नया डिस्ट्रिक्ट बनाते हो तो सेंटर का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, सेंटर का रोल कब होता है? जब आप कोई नया यूटी बनाते हो, कोई नया स्टेट बनाते हो। अब ये डिपेंड करता है कि मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 3 के तहत जाएगा, आर्टिकल 2 के तहत जाएगा, और कौन आर्टिकल 2 में जाएगा, कौन आर्टिकल 3 में जाएगा। और आर्टिकल 4 क्या कहता है कि दोनों जो आप किए हो, है ना, जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को क्या करेगा? वैलिडेट करेगा, मतलब चेक करेगा कि आप सही किए, मतलब तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली वाइज इट्स वैलिड और इनवैलिड। आई होप कि पूरा प्रोसेस, है ना, कि किस टाइप से राज्य नया बनता है, यूटी बनता है, कब कैसे बनता है,
में आ गया होगा और आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 का प्रैक्टिकल यूज समझ में आ गया होगा, राइट। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर पसंद आया है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। और एक है कि अगर आपको कुछ वीडियो से सीखने को मिला है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, है ना, ताकि मुझे भी इस टाइप का नया नया कंटेंट लाने में मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, है ना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो आपका, जेपीएससी से रिलेटेड। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और एक और वीडियो में, बाय बाय।